जितने भी लोग ब्रेन फॉग से गो थ्रू कर रहे हैं ना, वो या तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किसी भी वो एलोपैथी डॉक्टर के पास करते हैं। नोबडी कंसीडर आयुर्वेदा कि चलो आयुर्वेदा में जाके पूछते हैं, क्या पता आयुर्वेदा में कुछ हो, नहीं होता है ना। व्हाई पीपल चूज आयुर्वेदा एज अ लास्ट रिजॉर्ट? देखिए, ब्रेन फॉग के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो मैं बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 70 से 80% लोग इस पूरे विश्व में उनको सांस ही लेना नहीं आता, उल्टा सांस लेते हैं। कैसे कोई पहचानेगा कि ये ओरिजिनल जटामासी है या फिर ये ओरिजिनल ब्राह्मी, इसका कोई तरीका है? आयुर्वेद हमेशा से प्रिवेंटिव था हम्म। कि बीमारी ना हो उसके लिए आयुर्वेद है, बीमारी होने के बाद नहीं है आयुर्वेद। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुका है। लेकिन इसके अलावा एक और मेंटल कंडीशन है जो आजकल एपिडेमिक बनकर उभर रही है, और सबसे चिंता की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो इसे सफ़र कर रहे हैं। क्या है ये एपिडेमिक? इसका नाम है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग में क्या होता है? ब्रेन फॉग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग के अंदर एक धुंध चल रही है, आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, चीज़ें भूलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हर टाइम आपका दिमाग थका हुआ है, दिमाग के अंदर एक अलग ही शोर चल रहा होता है, आप किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में हैं, आप खुद को लॉस्ट फील करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रश्मि उपाध्याय और आज ब्रेन फॉग पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ हैं अ वेरी रिनाउंड आयुर्वेदिक डॉक्टर, डॉक्टर रविंद्र कौशिक। नमस्कार। डॉक्टर कौशिक, वेलकम टू द हेल्थ साइड पॉडकास्ट। मेरा पहला सवाल ये है, बीइंग अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, हाउ डू यू कंसीडर ब्रेन फॉग? क्या ये एक्चुअल में एक मेंटल कंडीशन है, या फिर आपके क्लिनिक में कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं, या फिर ये सिर्फ जेंजी का प्रोडक्ट है? नहीं, ब्रेन फॉग एक्चुअली में होता है और इसको मैं एक डिजीज़ नहीं बोलूँगा, ये डिजीज़ नहीं है बिल्कुल भी। राइट। ये क्या है, ये टॉक्सिन का बिल्डअप है हमारे शरीर के अंदर। और हम संक्षिप्त में इसको बोले तो हमारे ब्रेन के अंदर हमारा हर टिश्यू, हमारा हर ऑर्गन बेसिकली उसको डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, क्योंकि टॉक्सिन कंटिन्यूसली बनता है बॉडी के अंदर और वो निकलता है। और जब इसमें एक इम्बैलेंस आ जाता है कि टॉक्सिन बना और वो नहीं निकला शरीर से, शरीर के अंदर ही रह गया, उसके कारण बहुत सारे होते हैं। लाइफस्टाइल भी होता है, कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स पहले से इश्यूज चल रहे होते हैं बॉडी के अंदर। तो इन सभी कारणों की वजह से जब टॉक्सिन बिल्डअप शरीर के अंदर बढ़ जाता है, जिसको हम आयुर्वेद में अमा बोलते हैं। सो ओके। अमा ही सारी बीमारियों का कारण है, और जो शुरू कहाँ से होता है, गट से ही होता है। ओके। Actually, yes. सो हमारी मॉडर्न साइंस हैव ऑलवेज बीन टॉक्ड अबाउट लाइक ईदर मेंटल डिसऑर्डर और फिजिकल डिसऑर्डर, बट नाउ दे हैव बीन कंसिडरिंग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। हम्म। लेकिन आयुर्वेद एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलता है। मेरा सवाल ये है कि आयुर्वेद में पहले से ही ब्रेन फॉग को लेकर कभी बातें हुई है, कभी जिक्र हुआ है, या फिर इसका इलाज है, या फिर आज के जो न्यू आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं? नहीं, आयुर्वेद में चरक संहिता में और बाकी टेक्स्ट के अंदर भी इस चीज़ का मेंशन है। इसको हम उन्माद बोलते हैं। ओके। उन्माद के जो रोग होते हैं वो मस्तिष्क और माइंड और ब्रेन से रिलेटेड ही होते हैं। चाहे उसके अंदर आप साइकोसिस ले लीजिए, ओसीडी ले लीजिए, ब्रेन फॉग ले लीजिए, डिप्रेशन ले लीजिए, एंग्जाइटी ले लीजिए, वो सब यहाँ से होता है। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, ये होता कैसे है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक पहले बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल। आयुर्वेद किन सिद्धांत पे चलता है? वो 5 तत्वों पे चलता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। Correct. आकाश और वायु ये दोनों मिलके बात बनाते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट कंट्रोल करता है। मतलब किसी भी चीज़ का मूवमेंट है, चाहे वो ब्लड का सर्कुलेशन है, यूरिन का मूवमेंट है, स्टूल का मूवमेंट है, एनीथिंग दैट मूव्स, वो ये दोनों से मिलके बनता है। कैसे बनता है? ईथर है, स्पेस। तो जितने भी हॉलो ऑर्गन्स है, ईथर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और हवा जो है, एयर, वो मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो Right. उस हॉलो ऑर्गन से हो रहा है। फिर वाटर एंड फायर, ये पित्त बनाता है। पित्त है ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हम खाते हैं पित्त उसको ट्रांसफॉर्म करता है 7 टिश्यूज में, जो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का। प्लाज्मा, ब्लड, मसल, फैट, बोन्स, बोन मैरो एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। तो ये 7 टिश्यूज बनते हैं पित्त से। कफा जो थर्ड पैरामीटर है, जो वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट से बनता है, ये बॉडी का ल्यूब्रिकेशन है, जो बॉडी को नरिश करता है और बॉडी को ल्यूब्रिकेट करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है, ताकि वियर टियर कम से कम हो जी। और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। जी। राइट। जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी टिश्यू की लाइफ बढ़ जाती है। तो कफा लॉन्जिटिविटी को प्रमोट करता है, इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड्स के अंदर होती हैं। इन्फेक्शन आएगा पहले वहाँ पे, वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा अगर अच्छी एंटीबॉडीज है, नहीं तो फिर वो डीप जाएगा। राइट। अब ये तीनों जो दोष है ना, वात, पित्त, कफ, ये बॉडी में हर जगह है, हर ऑर्गन के अंदर है। सिमिलरली ब्रेन के अंदर भी है। अब हम ब्रेन फॉग को समझते हैं आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से। अब ब्रेन फॉग होता कैसे है? हमारा जो क्रेनियल कैविटी होता है, मतलब ब्रेन और जो स्कल के बीच में स्पेस होता है, इसमें एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? ब्रेन को नरिश करना, प्लस ब्रेन के अंदर जो टॉक्सिन्स आ गए हैं, कुछ प्रोटीन्स
एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कुछ हार्मोन्स के मेटाबोलाइट्स हैं जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तरह तरह के टॉक्सिन जो हैं ब्रेन के अंदर आते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? उस टॉक्सिन को निकालना। और लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू, ये एक लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू ये एक सिस्टम होता है जो हमारे ब्रेन से टॉक्सिन्स को निकालता है और हमारे वीनस सिस्टम को दे देता है ताकि वो हार्ट में जाके और फिर लंग्स में जाके वो प्यूरिफिकेशन हो सके। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक रहता तो वैसे 150 ml है हमारे ब्रेन के अंदर, बट बनता पूरे दिन में 600 ml के करीब है। तो बहुत बार रिफ्रेश होता है हमारे ब्रेन के अंदर। जब ड्यू टू सम इश्यूज ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्टैग्नेंट हो जाता है, जब ये टॉक्सिन्स को नहीं निकाल पाता है ब्रेन से, तो ब्रेन फॉग जो है वो बनने लग जाता है, ठीक है। ब्रेन फॉग बनता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द ब्रेन। अब ये बनता कैसे है? वात पित्त कफ, मैंने 3 दोष आपको बताए, ठीक है। तो ये 2 दोष हमेशा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, या तो वात और पित्त रहेगा या पित्त और कफ रहेगा, ठीक है। तो पहले वात पित्त को समझते हैं। तो वात मैंने बताया आपको मूवमेंट है, और पित्त मैंने बताया आपको इसमें फायर एलिमेंट मैंने तो हीट है। जब वात पित्त इम्बैलेंस होते हैं, सो इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हाइपर विजिलेंस हमारा बढ़ जाता है। और परफेक्शनिज्म आपने देखा है ना, कई लोग बहुत परफेक्ट होते हैं, जब तक वो चीज़ परफेक्ट होगी नहीं, जब तक वो स्ट्रेस रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। ये वात वालों का है? वात और पित्त दोनों। जब वात और पित्त दोनों गड़बड़ होता है, देखिए ब्रेन फॉग हमेशा ना डुअल दोष में आता है। सिंगल दोष में ब्रेन फॉग बड़ा रेयरली होता है, 2 दोष हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर। तो जब वात पित्त होगा तो इरिटेबिलिटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। और एमिगडाला जो होता है हमारा फियर सेंटर होता है ना, फियर, ये हाइपर एक्टिव हो जाता है। और हाइपर एक्टिव जब होता है तो ये एचपी एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एड्रेनल एक्सिस, तो उसको सिग्नल देता है कि स्ट्रेस सिग्नल देता है बेसिकली उसको, जिससे कॉर्टिसोल काफ़ी ज़्यादा शरीर के अंदर बनता है और हमेशा हाई रहता है वो कॉर्टिसोल जब हाई रहेगा तो हर चीज़ में हम ओवर विजिलेंस होंगे, हर चीज़ को हम परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हमेशा हम एक्टिव रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़े समय में बर्नआउट हो जाता है और हमारा जो सारे अभी हाइपर एक्टिव जो सारे ब्रेन के पार्ट्स हैं वो सब डीएक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ब्रेन फॉग आ जाता है एक्चुअली में शरीर के अंदर। तो डॉक्टर, लेकिन ये जो परफेक्शन वाली आपने चीज़ बोली है, या फिर एंगर है, या फिर ये एंग्जाइटी है, ये तो मोस्टली ज़्यादातर लोगों में है ही, लेकिन ब्रेन फॉग तो हर किसी को नहीं होता। नहीं, अब ब्रेन फॉग को हम समझ नहीं पाते ना। देखिए शुरुआत क्या है, अभी इसमें थ्रेशोल्ड है। एक बंदा जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ब्रेन फॉग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ब्रेन फॉग का मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता चली गई, ठीक है, आप किस चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, राइट, ठीक है, और क्या कहते हैं आपसे कोई किसी कॉन्वर्सेशन में लॉस्ट फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चल रहा है और आपका दिमाग कहीं और है, मतलब लॉस्ट है। ये चीजें मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये दोनों वात और पित्त में और वात और कफ दोनों में होती है। वात और पित्त में मैंने कैसे बताया, जब बर्नआउट, एक्सेस बर्नआउट जब हो जाता है, मतलब आप मान के चलिए जब ब्रेक डाउन हो जाता है बेसिकली, वात पित्त में हमेशा ब्रेक डाउन होता है। इतना स्ट्रेस ले लिया, इतनी एंग्जाइटी ले ली, उसके बाद खत्म, मतलब कुछ ब्रेन ने काम करना ही छोड़ दिया बेसिकली, वो एक तरीके का ब्रेन फॉग है बेसिकली। अब वात कफ का ब्रेन फॉग कैसे है, जब टॉक्सिक बिल्डअप हो गया। कफ क्योंकि हमेशा एक्यूमुलेट, कफ जब बिगड़ता है तो शरीर के अंदर टॉक्सिन जो है वो बढ़ जाते हैं बेसिकली, और सीएसएफ जो है वो भी कफ का ही पार्ट है ना, क्योंकि लिक्विड। तो जब स्टैग्नेंट हो जाता है सीएसएफ के अंदर टॉक्सिन्स, और वो उसको क्लीन अप नहीं कर पा रहा है, क्या कहते हैं, ब्रेन से टॉक्सिन्स को नहीं निकाल पा रहा है, तो पुराना जो सीएसएफ है वो वहीं की वहीं है, तो नया सीएसएफ बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पुराने मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे कॉर्टिसोल के मेटाबोलाइट हैं या सेरोटोनिन के मेटाबोलाइट हैं, वो आपके सीएसएफ में ही रहते हैं। तो हम पुराने विचारों में, पुराने ख्यालों में ही रहते हैं, राइट, और नया सीएसएफ नहीं बन रहा है तो फिर टॉक्सिन नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो एमिगडाला भी अंडर एक्टिव हो जाता है, तो वो ना तो फियर को बताएगा, ना आपको एक्टिव करेगा किसी भी चीज पे, ठीक है, और ना ही वो सिग्नल करेगा आपको एचपी एक्सिस पे, फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग होती है उस पर भी इम्पैक्ट आता है बेसिकली आपका। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है हमारा गड़बड़ हो जाता है जब हमारा कफ इम्बैलेंस होता है। सो डॉक्टर कौशिक, जो भी आपने सिम्टम्स बताए, हमारे यूजर्स आई एम श्योर उससे रिलेट कर रहे होंगे, जो भी इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। आपने जो भी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया वो बहुत अच्छा था, वो बहुत साइंटिफिक था, थोड़ा सा टेक्निकल था। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हमारा एक यूज़र है जो घर पे बैठ के हमारा इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो रिलेट कर रहा है कि हाँ मुझे भी ब्रेन फॉग के सिम्टम्स महसूस होते हैं, वो इसको आसान भाषा में कैसे समझ सकता है कि हाँ मुझे ब्रेन फॉग है, और अगर वो इस चीज़ को एड्रेस कर पाता है तो उसके बाद उसको सेकंड स्टेप क्या लेना चाहिए, लाइक ईदर ही शुड गो टू आयुर्वेदा और एलोपैथी, और व्हाट शी शुड डू? देखिए ब्रेन फॉग के जो कॉमन सिम्टम्स है वो मैं बताऊंगा। ब्रेन फॉग के कॉमन सिम्टम्स हैं लेथार्जी, ठीक है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आप प्रोकास्टिनेट करेंगे, दिमाग का वो ऐसा लगेगा भारी वजन है एक, है ना, आप कुछ काम अगर आपको आ गया जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप देखेंगे आप
वही बुक पढ़ रहे हैं बट आपसे अब फोकस ही नहीं हो पा रहा है बेसिकली। आप वर्ड पढ़ रहे हैं बट वो दिमाग में घुस ही नहीं रहा है बेसिकली, राइट। तो इस तरीके के लेथार्जी, स्लो डाउन हो जाना बेसिकली, आपका ब्रेन पूरा स्लो डाउन हो जाता है इसके अंदर ना। आपकी लॉजिकल एबिलिटी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इनफैक्ट आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब, स्लीप तो ऐसा होता है, स्लीप डिस्टर्ब नहीं बोलूंगा मैं, ओवर स्लीपीनेस, आपको दिन में भी बैठे बैठे भी नींद आ जाएगी। कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको उबासी आने लग जाएंगी, आपको नींद आने लग जाएगी। तो एक्चुअली में जो ब्रेन फॉग है उसके ये सिम्टम्स हैं बेसिकली, ठीक है, जो एक सामान्य और कॉमन सिम्टम्स हैं। जिसको भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत खराब है, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या मतलब कि आपको सोने का समय और उठने का समय इसको फिक्स करना है। कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो 2 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, कोई 3 बजे सो रहा है ना। तो जो आयुर्वेद में जो बताया गया है टाइम सोने का, वो 10 बजे बताया गया है। 10 से 2 बजे की नींद लेना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू सोलर एंड लूनर साइकिल। तो लूनर साइकिल में 10 से 2 बजे जब हम सोते हैं तो सबसे ज़्यादा रिकवरी हमारी बॉडी की उसी में होती है, और हमारी ब्रेथ भी डीप तभी होती है। जब हम जल्दी सोते हैं तो ब्रेथ डीप होगी, उतना ही हमारा जो ब्रेन का जो डिटॉक्सिफिकेशन है उतना ही फास्ट हो जाता है बेसिकली। तो सबसे पहले तो टाइम पे सोना है आपको, ठीक है। दूसरा, ये जो पानी है, देख रहे हैं आप, आधे लोग, आधे नहीं 60 to 70% लोग जो मेरे पास आते हैं, ठीक है, तो वो पानी नहीं पीते हैं पूरा। वो बोलते हैं हमने तो किसी वीडियो में सुना था कि जब प्यास लगे तभी पानी पीना है, ओके, राइट। बट मैं बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमारे स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से, ठीक है, और हमारे गंदे लाइफस्टाइल से हमारे सेंसेस भी वीक हो जाते हैं। हमें वो बता ही नहीं पाते हैं कि कब हमें प्यास लगनी है और कब हमें भूख लगनी है एक्चुअली में। ओके, जब सेंसेस ही आपके वीक हो गए, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आपको पानी कितना पीना है शरीर के अंदर। और जब वाटर हम कम पीते हैं तो क्रेविंग बढ़ती है, जिससे हम शुगरी फूड ज़्यादा खाते हैं, मैदा, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब ज़्यादा खाने लग जाते हैं, क्योंकि बॉडी को तो अपना पानी पूरा करना है। तो वो शुगर से पूरा करेगा या कार्ब से पूरा करेगा, राइट। तो एडिक्शन जो है बढ़ जाती है, पानी कम हो जाता है। और 72% बॉडी क्या है, पानी है। अगर पानी बॉडी में पूरा नहीं है तो बॉडी कभी भी सेल्फ डिटॉक्सिफाई हो ही नहीं सकती है। आपके सारे जो फ्लूइड्स हैं वो गाढ़े होने लग जाते हैं, आपका ब्लड गाढ़ा होने लग जाता है, आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड गाढ़ा हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, ठीक है। तो पानी को सुधारें। पानी का मैं क्या बोलता हूँ कि पर 20 kg ऑफ योर वेट 1 लीटर पानी पीजिए। अगर आपका 60 kg वजन है तो 3 लीटर पानी पूरे दिन में आपको पीना है। और पीना कैसे, सिप सिप करके, एक बारी में 1 गिलास नहीं बोलता मैं, एक बारी में आधा गिलास पीजिए, बट घूंट घूंट करके। चरक संहिता में आचार्य चरक ने भी बोला कि पानी को भी पियो मत, खाओ, ताकि वो उसका एब्जॉर्प्शन हो। पानी को खाने की तरह, खाने को पानी की तरह। यस, तो ऐसा करना है। अब दूसरी एक प्रॉब्लम पानी के अंदर क्या है, हम आरओ का पानी पीते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, और इलेक्ट्रोलाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि सीएसएफ का मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही कम्युनिकेशन होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो वो कहाँ से ले सकते हैं? वो तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट पी सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो लेमन और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के ले सकते हैं। हालांकि उसमें सोडियम ज़्यादा है, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। तो नॉर्मल जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मैं बोलता हूँ कि लगातार 20 दिन आप पी लीजिए, फिर हफ्ते में 2 या 3 बार आप मेंटेनेंस के लिए पी लीजिए। इससे क्या रहेगा, आपका बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो पूरा रहेगा। तो आप देखेंगे कि पानी के पूरा करते ही ब्रेन फॉग के 70-80% सिम्टम्स जो है वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि आपका बॉडी का जो फ्लशिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, राइट। तो पहली चीज हमने क्या बोला कि आपको अपना लाइफस्टाइल मतलब सोने का समय और उठने का समय, फिर आपने पानी। अब आते हैं खाने पे, ठीक है। अब मैंने देखा है कि लोगों को पता है कि मैंने ये खाया, इससे मेरे को गैस हो गई या मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। आयुर्वेद बोलता है सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर्स को आपको एलिमिनेट करना है। हर उस फूड को देखिए जो आपको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। जिस फूड से आपको एसिडिटी हुई, जिस फूड से आपको गैस हुई, सबसे पहले उसको एलिमिनेट करिए। ओके, हम करते ही नहीं है एलिमिनेट। हम उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, बट खाएंगे। देखिए, अगर मेरे को यहाँ पे घाव हो जाए, मैं उसको डेली छेड़ दूं तो ये घाव कभी भरेगा नहीं। जब गट सेंसिटिव हो गया है, ठीक है, किसी फूड से, चाहे वो मैदा से हुआ या वो किसी भी दाल से या नॉन वेज से या चाय या कॉफी से, किसी भी चीज से हुआ, आपने क्या, अगर आप 4 कप चाय पीते थे बट आप 2 कप पी रहे हैं, नुकसान तो वो भी कर रहा है ना, राइट। और वो सेंसिटिविटी को कम नहीं कर रहा है, सेंसिटिविटी को पहले वो 4x बढ़ा रहा था, अब 2x बढ़ा रहा है, बढ़ा तो रहा है, ट्रू। तो उसको एलिमिनेट करेंगे तो उससे होगा क्या, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। 6 महीने एलिमिनेट कर दीजिए उन सब चीजों को जो चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं फूड को। सिर्फ वही खाना खाइए जो आप इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, जिसके खाने के बाद आपको अच्छा फील होता है, आपको डल फील नहीं होता, आपको लेथार्जी नहीं आती है खाना खाने के बाद, आपको एक्टिव फील होता है। तो एलिमिनेशन, पॉजिटिव फैक्टर्स को एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खाने की टाइमिंग फिर आती है। सो जब सन राइज होता है, ठीक है, तो हमारी अग्नि भी बढ़ती है।
तो ब्रेकफास्ट अर्ली हो जाना चाहिए 8 से 9 बजे के करीब, लाइट ब्रेकफास्ट। मैं बोलता हूँ 200 से 300 कैलोरीज जो है उसमें आप खा लें, है ना। और उसके बाद 10 से 2 बजे के बीच में जो मेन पीक पित्त का समय है, फायर का टाइम है, उसमें ज़रूर खाना है। डेट शुड बी योर मेन मील। ओके। फिर रात को खाएं या ना खाएं वो आपके ऊपर है बेसिकली, ठीक है। बट ब्रेकफास्ट और लंच दिस शुड बी ये टाइम पे होना ही होना चाहिए बेसिकली आपको। और रात का खाना ऐसा है कि अगर खा रहे हैं तो 6-7 बजे के करीब आप खा लें और लाइट खाएं बेसिकली, है ना। तो टाइमिंग से जब हम खाएंगे, जब हमारा फायर बढ़ रहा है और तभी हमने खाने को डाला तो इजी डाइजेशन हो जाएगा। तो लेकिन ठीक है, डॉक्टर आपने बोला कि हमें अपना लाइफस्टाइल सही करना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, ये चीज़ें ठीक है। बट आजकल 70 to 80% लोग कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं ना, वहाँ पे बहुत हसल कल्चर है। वहाँ पे किसी इंसान का पोटेंशियल इस हिसाब से मोस्टली जज किया जाता है कि वो ग्रुप्स पे कितना एक्टिव है, मेल्स को कितनी जल्दी, कितनी प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर रहा है। नाइट शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं। तो उस पूरे लाइफस्टाइल में कैसे कोई टाइम पे खा सकता है, पानी का अपना पूरा उसको क्वांटिटी लेनी है, ये बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना सुनने में अच्छा है, बट व्हेन इट्स कम्स टू डू प्रैक्टिकली वो एक बहुत चैलेंज बन जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इस चीज़ को कैसे समझाता हूँ, हैबिट से। हर चीज़ हमारी हैबिट होती है। आज पहले मेरे को टंग क्लीन करने की हैबिट नहीं थी, सिर्फ ब्रश करने की हैबिट थी। तो जब मैंने उसको डालना शुरू किया तो शुरू में कई बार मैं भूला भी, ठीक है, बट इवेंचुअली मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैं करता गया, ठीक है। तो मेरी हैबिट अब मेरे हैबिट के अंदर आ गया। अब अपने आप ही सुबह उठते ही दिमाग जाता है कि हाँ मेरे को टंग क्लीन करना है, समझ आया। तो हर चीज़ हमारी हैबिट होती है। अगर आपका जो हसल जो कल्चर है उसमें अगर आपको नई हैबिट को जोड़ना है तो शुरू में थोड़ा सा फ्रिक्शन आएगा और डेफिनेटली आएगा। अगर उस फ्रिक्शन को आपने जीत लिया थोड़ा सा एफर्ट डाल के, तो ये एफर्ट ही तो है, इसलिए इस एफर्ट की वजह से ही हम ग्रेविटी की सब चीज़ों को नीचे खींचती है। बट उस एक एफर्ट हमारा शरीर लगाता है जो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो होते हैं। पेड़ पौधे भी ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो होते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट एफर्ट। तो वो एफर्ट ही सस्टेनेंस लेके आता है। वो एफर्ट ही आपको चेंज कर सकता है, आपकी हैबिट्स को चेंज कर सकता है। नहीं, बट किसी ने सोचा है कि चलो ठीक है मैं अब 1 से 1.5 के बीच में लंच करूंगा, उसी बीच में उसकी मीटिंग शेड्यूल हो रही है, देखो तो वो कैसे अब तो मीटिंग होगा? तो जैसे एक दिन शेड्यूल हो जाएगी। चलो हफ्ते में अगर आपने 4 दिन भी कर लिया फॉलो, 3 दिन नहीं भी किया ड्यू टू सम कमिटमेंट्स, चलेगा ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट स्टार्ट तो करें। चाहे हफ्ते में एक बार स्टार्ट कर लीजिए, राइट। मतलब हफ्ते में 3 दिन मीटिंग है ये सोच के हम करते ही नहीं है उसको, एक पहला स्टेप ही नहीं लिया। राइट। जब तक आप पहला स्टेप नहीं लोगे, उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, सो हाउ विल यू फील कि भाई ये नेसेसिटी है। आप सोचिए, हम उस बोध से ही दूर हैं कि ये जरूरी चीज है। हम रिजल्ट पहले सोच लेते हैं, हाँ, स्टार्ट करने से हाँ, पहले। जंप कर लिया ना हमने। राइट। एवरी जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। राइट। सिमिलरली पानी का जैसे आपने बोला, बॉटल अपने डेस्क पे रखो। करना क्या है, सिर्फ एक छोटा सा मतलब 1 सेकंड का एफर्ट है, निकाल के ग्लास में डाल के भरना है और काम करते करते सिप करते करते पीना है। शुरू में आपको फ्रिक्शन आएगा बट धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। आप बिना सिप करे पानी आप काम ही नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं स्टैकिंग ऑफ हैबिट्स। राइट। यू हैव टू स्टैक दैट हैबिट इनटू योर रूटीन बेसिकली। और बड़ा इजी है करना, एक बार शुरुआत करनी होती है। ठीक है डॉक्टर, जो हमारा ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो मेन रोल होता है वो होता है कि हमारे क्लैरिटी को रखना, फ्यूचर प्लानिंग हमको बना के देना, ये पूरा मैनेज करके रखता है। जब यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है जो मेनली स्ट्रेस हार्मोन की वजह से होती है, कॉर्टिसोल की वजह से, जब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स गड़बड़ हो जाता है तो हमको ब्रेन फॉग के सिम्टम्स होते हैं। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सही से रखने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका फोर्थ जो स्टेप मैं बताने वाला हूँ वो है ब्रीदिंग। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 70 से 80% लोग इस पूरे विश्व में उनको सांस ही लेना नहीं आता, उल्टा सांस लेते हैं। राइट, देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। सांस मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग क्या है। जब आप सांस को अंदर भरते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है और आपका टमी बाहर आता है, ठीक है, ऐसे। फिर एक्सेल एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। राइट, ट्रू। अब लोग ब्रीथ कैसे करते हैं, सांस को अंदर भरा और इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, डायफ्राम तो गया ही नहीं नीचे, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेथ। तो शॉर्ट ब्रेथ अंडर स्ट्रेस, जब कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बन रहा है बॉडी के अंदर, तो हमारा ब्रेथ शॉर्ट हो जाता है बेसिकली। जब ब्रेथ शॉर्ट होता है हमारा, ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज जो होता है हमारे लंग्स में, है ना, जो ब्लड के अंदर जब वो ऑक्सीजन डालता है तो वो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाता है बेसिकली। अब
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में बढ़ गया, है ना, ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑक्सीजनेशन। अब जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ब्रेन में जा रहा है तो सिर्फ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही नहीं, आपको एमिगडाला, आपका एचपी एक्सिस, आपका हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी सेंटर होता है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हर चीज को वो बेसिकली इम्पैक्ट कर देगा। ओके। तो सबसे पहले तो ब्रीदिंग, अगर ब्रीदिंग उल्टा है किसी का तो उसको पहले सीधा करिए, और सीधा करने का तरीका क्या है, इसको लेट के करिएगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी मैं बैठा हूँ, अगर उल्टा सांस में आदत है मेरी लेने की, तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है। जब आप लेट जाते हैं तो आपका बॉडी का जो वेट है वो लार्ज सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पेट इजीली फुला पाएंगे आप। तो लेट के पहले इसको प्रैक्टिस करें, और इसमें थोड़ा होल्ड जोड़ दें। होल्ड मतलब इनहेल एक्सहेल के बीच में कुंभक, पॉज। ये पॉज क्या करेगा, देखिए हमें लगता है कि ऑक्सीजन बहुत मैंडेटरी है बॉडी के लिए, बट इक्वली CO2 इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो ब्लड में होता है वो टिश्यूज तक कैसे जाता है, वो CO2 की वजह से जाता है। जब CO2 बॉडी के अंदर बढ़ता है तो ब्लड ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है टिश्यूज के अंदर, इसको बोलते हैं भॉर्स इफेक्ट। राइट। आप नेट पे जाके रिसर्च में भी पढ़ सकते हैं कि CO2 मेक श्योर्स के ऑक्सीजन जो है ब्लड से टिश्यूज में जाए, राइट। और ब्रेन को एज एन ऑर्गन फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली बात है चाहिए। और ज्यादा ऑक्सीजन कब मिलेगी, जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे और बीच में होल्ड भी देंगे, थोड़ा CO2 को भी बढ़ाएंगे बेसिकली, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हाइपोक्सिक स्टेट। हाइपोक्सिक स्टेट में बॉडी अपने आप को सेल्फ क्लीन अप करती है, माइटोफेजी ट्रिगर करती है, दो जीन्स को वो एक्सप्रेस करती है। थोड़ा सा टेक्निकल बोलूंगा ताकि लोगों को समझ आए। BNIP3 और NIX, ये दो जीन्स क्या करती हैं, ऑटोफेगिज्म बनाती हैं। जो सारे बल्कि सेल्स, जो सेल्स खराब हो चुके हैं, जिन सेल्स के अंदर टॉक्सिन आ चुका है और जिसको बॉडी एलिमिनेट नहीं कर पाई है, ये सारे सेल्स को टैग कर देती है और फिर बॉडी उन सारे सेल्स को रिसाइकिल करती है। तो दिस इज द नेचुरल वे ऑफ सेलुलर क्लीनअप। राइट। अगर पूरी बॉडी का सेलुलर क्लीनअप हो गया तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा बेसिकली। लेकिन डॉक्टर, ब्रीदिंग प्रोसेस तो सबकॉन्शियसली होता है ना, उसको हम कॉन्शियसली कैसे बीच में होल्ड कैसे ला सकते हैं? हाँ, उसका तरीका है, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ 36 ब्रेथ्स, मैं 12 के मल्टीपल्स में ब्रीदिंग करवाता हूँ। सो सुबह उठ के खाली पेट, ठीक है, आपको आराम से बैठ के लेट के जैसे भी करना है। सो 36 ब्रेथ्स आपको लेने हैं। लॉन्ग इनहेलेशन, एक्सपेंशन ऑफ टमी, पॉज ऑफ 2 to 3 seconds, देन लॉन्ग एक्सहेलेशन, रिपीटेड 36 टाइम्स। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, राइट, तो इंसुला होता है ना हमारे ब्रेन में, वो उसका एक मैप बनाता है बेसिकली, ओके, राइट। और हिप्पोकैम्पस एज अ मेमोरी उसको स्टोर करता है बेसिकली। तो सबकॉन्शियस में चला जाता है वो पैटर्न हमारे। अगर आप नियम से इसको प्रैक्टिस करेंगे 6 महीना 1 साल, तो आप देखेंगे कि जो आपकी जो आपकी अनकॉन्शियस ब्रेथ है, जिसमें जब आप काम कर रहे हैं तो ब्रेथ अपने आप डीप हो जाएगी आपकी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपका ब्रेथ होल्ड हो गया। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। जब मैं कुछ शांति से बैठ के काम कर रहा होता हूँ ना, तो एकदम मेरा सांस रुक जाता है। फिर मेरे साथ जो बैठा होता है वो बोलता है कि सर आपका सांस रुका हुआ है। हाँ, इसको बोलते हैं केवल कुंभक, कि जब आपको पता ही नहीं और आपका कॉन्शियसली आपका ब्रेथ होल्ड हो गया बेसिकली। सो वो अपने आप ही आ जाएगा, बट कॉन्शियसली यू हैव टू प्रैक्टिस इट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। सुबह कर लो और एक बार रात को सोते समय कर लो इसको। 36 टाइम इन द मॉर्निंग, 36 इन द इवनिंग। और 36 एक मिनिमम नंबर है जिसमें हमने रिजल्ट देखा है। ये कहीं ऐसा कोई रिसर्च नहीं है इसके ऊपर, ये जस्ट मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 36 की जगह आप इसको बढ़ा भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 36 ही करना है। आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा करना है, आप ज्यादा भी कर लीजिए। जितना सांस तो जितना लोगे उतना अच्छा है, राइट। बट आजकल पोल्यूशन है, तो घर के अंदर अगर जहाँ पे एयर प्यूरिफायर लगाओ तो वहाँ पे लें, तो बाहर ब्रीदिंग ना करें बेसिकली। डॉक्टर, मेरे नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ऑफिस में भी हैं, वो मेरे पर्सनल फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, जो ब्रेन फॉग से गो थ्रू कर रहे हैं। आपके साथ, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आपके साथ ये वीडियो करने का जो मेन रीजन है वो ये है, जितने भी लोग ब्रेन फॉग से गो थ्रू कर रहे हैं ना, वो या तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किसी भी वो एलोपैथी डॉक्टर के पास करते हैं। नोबडी कंसीडर आयुर्वेदा की, चलो आयुर्वेदा में जाके पूछते हैं, क्या पता आयुर्वेदा में कुछ हो, नहीं होता है ना। व्हाई पीपल चूज आयुर्वेदा एज अ लास्ट रिजॉर्ट? क्विक फिक्स बोलूंगा इसके अंदर में। जैसे मान लीजिए आपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोला कि डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी पुअर हो गई है, या एड्रेनल हाइपर एक्टिव हो गया है, फियर, डर लग रहा है, फालतू का डर लग रहा है ना। तो उन्होंने नाम दे दिए हैं, हर इम्बैलेंस को एक नाम दे दिया, किसी को OCD बोल दिया, किसी को एंग्जाइटी बोल दिया, और फिर उसके अकॉर्डिंगली पिल्स हैं वहाँ पे। जैसे अब एक्चुअली हो तो क्या रहा है, कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर या तो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर कम प्रोड्यूस हो रहा है। कुछ तो हो रहा है ना ब्रेन में। कॉर्टिसोल ज्यादा बन रहा है तो स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, सेरोटोनिन कम हो गया तो मूड अच्छा नहीं है, राइट। तो एंटी डिप्रेसेंट्स एक्सरसाइज होती है, सेरोटोनिन अपटेक जो उसको बढ़ाती है। तो वो क्या है, सिंथेटिक हार्मोन जो है बेसिकली देते हैं, और जिससे इमीडिएट एक
इफेक्ट और रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म जब लोग इसको लेते हैं तो ना बॉडी का जो खुद का प्रोसेस है सेरोटोनिन बनाने का वो खत्म हो जाता है, बॉडी भूल जाती है। जब उसको बाहर से मिल जाएगा तो बॉडी खुद क्यों बनाएगी? राइट। एक्चुअली तो हमें बॉडी को ट्रेन करना चाहिए कि बॉडी सारे अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स को खुद बनाए, जो मैंने अभी कुंभक वाली टेक्निक आपको बताई है। जब हम ब्रेथ होल्ड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च सबसे ज्यादा हार्मोन जो सीक्रेट होता है ब्रेथ होल्ड में वो सेरोटोनिन ही होता है। ओके। तो सोचिए कि अगर कोई ब्रेथ होल्ड कर रहा है और जिनको भी ब्रेन फॉग है, जिनको भी डिप्रेशन है, सिर्फ एक इस एक्सरसाइज को रेगुलर करने से ही आपका सेरोटोनिन नेचुरली बढ़ रहा है, जिसके लिए आपको पिल्स दी जाती हैं। राइट। तो कोई एक रफली आइडिया कि कितने दिन करके किसी को रिजल्ट दिख सकता है? देखिए क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर 7 टिश्यूज हैं, तो मैं एक हीलिंग का एक टाइम हम कैसे निकालते हैं, हमारे चरक संहिता में भी लिखा है, एवरी टिश्यू टेक 5 days टू हील इटसेल्फ। तो फर्स्ट टिश्यू 5 डे लेगा, नेक्स्ट टिश्यू में वो जब जाएगा तो ब्लड टिश्यू 10 days लेगा, ऐसे करते करते 35 days की साइकिल होती है पूरी। 35 तो 35 दिन अगर आप लगातार कर लें तो आपने सारे टिश्यूज को एड्रेस कर लिया, राइट, प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 5 days में 7th टिश्यू एड्रेस नहीं हो रहा है, बट कम हो रहा है। बट उसको आप रेगुलर करोगे, ठीक है, तो आपके शुक्र यानी कि 7th टिश्यू तक बेसिकली इफेक्ट जो है 35 days के बाद बहुत अच्छा चला जाएगा। और फिर इक्वली सारे टिश्यूज के अंदर सारे टिश्यूज नरिश हो जाएंगे। तो 35 दिन का समय कम से कम आपको देना पड़ेगा एक रिजल्ट देखने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट पूरा उसी के बाद मिलेगा, 5 days के अंदर अंदर ही आपको एक रिलैक्सेशन, ठीक है, आप देखेंगे आपके जो एक्सेस थॉट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, आपका जो ब्रेन में भारीपन है, जो आपको डिसीजन लेने से जो आपको रोक रहा है, या डिसीजन जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजन आपकी थोड़ी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स जो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं अपने आप। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं ना पास्ट के, जो प्ले करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम डिसीजन मेक नहीं कर पाते हैं, या हम फोकस नहीं कर पाते हैं, वो सब धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाते हैं। तो मैं सबसे अच्छा हार्मोन सेरोटोनिन ही मानता हूँ, सारे सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स भी सेरोटोनिन के ही होते हैं। तो मेडिटेशन करके हमें सेरोटोनिन ही मिलता है। जब बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर जो आता है ना वो सेरोटोनिन से आता है। तो सेरोटोनिन ऑलवेज कीप्स यू इन प्रेजेंट, वो पास्ट में नहीं जाने देता आपको, फ्यूचर की वरी में नहीं जाने देता आपको। और यही गोल है कि टू बी इन प्रेजेंट, टू बी इन द मोमेंट, क्योंकि पास्ट तो चला गया, फ्यूचर अभी आया नहीं है, जो अभी है वो तो ये है ना। तो कुंभक है वो तरीका है फास्टली सेरोटोनिन को बढ़ाने का नेचुरल तरीका। और दूसरा तरीका है पानी। सेरोटोनिन इज अ वाटर फ्रेंडली हार्मोन। जहां पे पानी कम हुआ शरीर के अंदर वहां पे सेरोटोनिन कम हो जाएगा और रिलेटिवली डोपामिन ऊपर हो जाता है। और आजकल सब डोपामिन एडिक्ट है। एडिक्शन कम्स फ्रॉम डोपामिन। ये रील्स देखते रहना, एक एक्शन को बार बार करते रहना, क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है ना, उससे अच्छा फील गुड, उससे हमें अच्छा लगता है, वो ईगो को हमारी सेटिस्फाई करता है बेसिकली। सो रिलेटिवली जब डिहाइड्रेट होती है बॉडी तो सेरोटोनिन नीचे गया, डोपामिन रिलेटिवली ऊपर चला गया, तो एडिक्शंस आती हैं। कभी भी देखना हाइड्रेशन बढ़ाते ही और ब्रीदिंग करते ही, हवा पानी बोलते हैं ना, कहीं जाते हैं तो गाड़ी में हवा पानी चेक कर लेना, तो भैया हवा पानी चेक कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। खाना तो बाद में है, खाना तो चलो फिर भी चलेगा, ये 2 चीज को तो एटलीस्ट आप ठीक रखिए। फिर एलिमिनेट दोस फूड्स जो आपको प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, मतलब उसको जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है उसको क्यों आप खा रहे हैं, राइट, कॉन्शियस डिसीजन तो आपका ही है ना। सो डॉक्टर, ये किसी पर्टिकुलर दोषा वाले लोगों को ज्यादा होता है, जैसे वात वाले जो होते हैं उनके अंदर थोड़ा ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी रहती है, तो ऐसा कुछ है या मैं बताता हूँ साइकोलॉजिकल। वात वालों को मल्टीपल थॉट, देखो मूवमेंट वो आपको रेस्टलेस करेगा, मल्टीपल थॉट्स एक बारी में लेके आएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और क्रैश भी जल्दी होगा और उठेगा भी जल्दी। जैसे अभी हाईली एंग्शियस है बंदा, आपको 2 घंटे बाद लगेगा कि ठीक हो गया, फिर 2 घंटे बाद दोबारा हो जाएगा, तो चढ़ेगा उतरेगा चढ़ेगा उतरेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। पित्त में ना फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा हमारा पित्त में इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होता है, बोलते हैं ना ये तो गुस्से में बोल दिया होगा इसने, कोई गुस्से में ये नहीं पता लगता कि सही क्या है और गलत क्या है। सही गलत कौन बताता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बताता है। तो गुस्से में सबसे ज्यादा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो हमारा इंपैक्ट होता है, डिसीजन मेकिंग पावर हमारी चली जाती है, गुस्से में हम कुछ भी करते हैं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बेसिकली। तो कफ होता है लेथार्जी, बस एक जगह बैठे रहो, सब कुछ यही चाहिए मेरे को, ठीक है। आपने कुछ काम बोला 5 मिनट का काम है, बट टाल टाल के 5 दिन में भी नहीं हुआ वो पूरा, प्रोकास्टिनेशन। डिप्रेशन जो है वो कफ में आता है। एक आइसोलेशन, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना। वायु में क्या होगा कि उसको लोग चाहिए अपनी बातें बताने के लिए कि मैं आपसे शेयर करूंगा, फिर इनसे भी शेयर करूंगा, ऐसे करेगा। पित्त में क्या होगा, गुस्सा, उसको कोई चाहिए गुस्सा निकालने के लिए, और कफ में चाहिए अकेला, आइसोलेशन। तो ये सिम्टम्स हैं। देखिए वात पित्त कफ, कौन सा दोष इम्बैलेंस हो रहा है ना, उसके हिसाब से फिर बेसिकली आपको अपना खाना पीना सारी चीजें बेसिकली आपको। बट ऐसा नहीं है कि ये वात को ही होगा पित्त को ही होगा, ऐसा नहीं है।
होगा तीनों को ही। होगा तीनों को होगा ही, तीनों ठीक को है। ही। सो डॉक्टर इसके लिए कोई ब्रेन बूस्टिंग फूड्स हैं, जैसे एलोपैथी डॉक्टर्स ओमेगा 3 मैग्नीशियम वगैरह रिकमेंड करते हैं, तो आयुर्वेदिक कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो इसमें काम कर इसमें मैं सकते 3 हैं? हर्ब्स बोलता हूँ। देखिए जैसे मैंने वात पित्त कफ बताया, तो हमारे ब्रेन का वात पित्त कफ क्या होता है, उसका भी नाम है साधक पित्त, हुँ, ठीक है, जो ब्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन करता है। प्राणवात, हुँ, जो सर्कुलेशन मतलब कुछ लेके जाता है और कुछ हुँ, वहाँ से लेके आता है ना। हुँ, और तर्पक कफ, जो सेंटर ऑफ ब्रेन में होता है, ठीक हुँ, है, जो स्टोरेज बोल लीजिए या नरिशमेंट बोल लीजिए हमारी ब्रेन की। तो ये 3 साधक पित्त, प्राणवात और तर्पक कफ। जी, तो ब्राह्मी, ओके, शंखपुष्पी हुँ, और जटामासी, ये 3 हर्ब्स हैं। हुँ, तो ब्राह्मी आपको शांत करती है पित्त को, हुँ, साधक पित्त को, मतलब उसको बैलेंस करती है। ओके, शंखपुष्पी आपकी इसको, वायु को। हुँ, और जटामासी आपके कफ को। तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी को आप हर्बल टी के फॉर्म में इसको रॉ हर्ब्स मार्केट से ले आइए, हुँ, बराबर क्वांटिटी में इसको हुँ, मिक्स कर लीजिए और एज अ हर्बल टी इसको दिन में 2 बार सुबह शाम जो है हुँ, आप लेना शुरू कर दीजिए, राइट? और या तो फिर इनका लाके पाउडर करके कैप्सूल में भर लीजिए, सुबह हुँ। शाम आप लेना शुरू कर दीजिए ओके, इसको, ठीक है? बट आजकल ना इन सब का बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा एक बिज़नेस हो चुका है। तो हुँ। कैसे कोई पहचानेगा कि ये ओरिजिनल जटामासी है या फिर ये ओरिजिनल ब्राह्मी है? इसका कोई तरीका है? हाँ, इसका तरीका है, इसके आप जाएँगे ना नेट पे आप जाएँ, पहले उसका मॉर्फोलॉजी देख लें, हुँ, मतलब उसका जो किस तरीके से वो मेकअप है। मतलब जटामासी जो है ब्राउन सी और बाल जैसी होती है बेसिकली वो, है हुँ, ना? हुँ। वो मतलब और जैसे जो ब्राह्मी है वो लीव्स होते हैं। लीव्स होते हैं, राइट। शंखपुष्पी भी लीव्स होते हैं हुँ, बेसिकली। तो वो ईज़िली पता लग जाएगा आपको ना, एक बार आपने पौधा देख लिया कि हुँ, ये ऐसा है, ठीक है? और ट्रस्टेड सोर्स से अगर आप लेंगे, जैसे बहुत बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको मतलब ओरिजिनल जो हर्ब्स हैं आपको मिल जाती हैं, अगर आप सर्च राइट। करेंगे तो वहाँ हुँ, से आप ले सकते हैं। तो बट आप एक बार नेट पे देख लें कि इसका राइट। इमेज कैसा हुँ, है, और उसके हिसाब से हुँ, और रॉ हर्ब जब आप लेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा, हाँ ये ब्राह्मी है या शंखपुष्पी है या जटामासी है, कुछ गलत तो नहीं है। इसलिए मैं हुँ, बोलता हूँ हमेशा ना रॉ लो हुँ, और खुद उसको प्रोसेस करो। पाउडर में ऐसा आप बोल सकते हैं कि कुछ भी कोई दे सकता है, बट राइट। रॉ में तो नहीं नहीं होता, कर रॉ में पाएगा। जनरली राइट। होता ही है। हाँ, रिसर्च करके फिर लेना चाहिए। Yeah. तो डॉक्टर ब्रेन फॉग को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्राणायाम सजेस्ट कीजिए। मैंने बताया ना 369 कुंभक। 369 हाँ, कुंभक। 369 कुंभक तो अनुलोम-विलोम? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। तो अनुलोम-विलोम नाड़ी शोधनम है ना? हुँ, तो अनुलोम-विलोम क्या होता है, अनुलोम-विलोम आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेना है, हुँ, ठीक है? हम उसको कुंभक से पहले बोलते हैं करने के लिए, कि लेफ्ट राइट का जो एक बैलेंस है वो बन जाए। हुँ, राइट हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और लेफ्ट हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो दोनों को हमें बैलेंस रखना है। तो राइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट मोड, वही हुँ, स्ट्रेस, स्ट्रेस, कॉर्टिसोल हाँ। और ये। हुँ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कामनेस, स्लो हुँ, हार्ट रेट, बेटर डाइजेशन, हुँ, ठीक है? तो क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड होती है। तो करना क्या है, पहले 12 सेट्स नाड़ी शोधनम करिए। तो क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, है ना? और लेफ्ट से सांस को अंदर भरना है और देन ब्लॉक योर लेफ्ट एंड राइट से उसको निकालना है। फिर राइट से ही अंदर लेना है, फिर लेफ्ट से निकालना है। सो दिस इज वन सेट, है ना? तो 12 सेट्स ये करेंगे तो लेफ्ट राइट बैलेंस हो गया, हुँ, ठीक है? उसके बाद कुंभक 369। सो 12 ब्रेथ्स के 3 सेट्स। फर्स्ट 12 ब्रेथ्स में सांस को अंदर भरेंगे, टमी को जितना एक्सपैंड कर सकते हैं कंफर्टेबली एक्सपैंड करेंगे। हुँ, देन काउंट फॉर 3 सेकंड्स एंड होल्ड इट। हुँ, देन एक्सेल थ्रू नोज एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ओके। मैं एक करके दिखाता हूँ। सो इनहेल एंड एक्सपैंड योर टमी, देन होल्ड till you count 3. Exhale and contract. सो ये 1 सेट हुआ। तो ऐसे आपको 12 सेट करने हैं। हुँ, व्हेन यू विल टेक 13th ब्रेथ, हुँ, तो ब्रेथ होल्ड टाइम विल इंक्रीज फ्रॉम 3 सेकंड टू 6 सेकंड्स। तो नेक्स्ट 12 ब्रेथ्स में 6 सेकंड का होल्ड है, ओके। और फिर थर्ड 12 में 9 सेकंड का होल्ड है। हुँ, तो ये 36 ब्रेथ्स सुबह कर लिया, शाम को कर लिया। सो अगर आपने ये कर लिया अब 3 6 9, हुँ, तो इंक्रीमेंटली आपने 9 तक होल्ड को अचीव कर लिया, है ना? अब पहले इसको प्रैक्टिस करिए
369 को एटलीस्ट 1 या 2 महीना, जब इसमें आप कंफर्टेबल हो जाए, एफर्टलेसली जब कर रहे हैं। एफर्टलेसली जब हो जाए तो फिर उसके बाद फोर्थ सेट को ऐड कर दीजिए 12। ऐसे करते करते आपको 12 तक जाना है। राइट। 12 into 12 144 ब्रेथ्स, ये पूरी साइकिल होती है। ओके, सो डॉक्टर हमारे पास सेपरेट डिपार्टमेंट आयुष है ना, आयुर्वेदा में बोलते हैं हर बीमारी का इलाज है, लेकिन फिर भी आयुर्वेदा को लेकर वो अवेयरनेस नहीं है जो आज होनी चाहिए। क्यों? वेयर वी आर लैकिंग? कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा इसमें मॉडर्न इन्फ्लुएंस है। हम क्यूरेटिव मोड में ज़्यादा चले गए। देखिए, आयुर्वेद को किसी ने ना ढंग से समझा ही नहीं। आयुर्वेद हमेशा से प्रिवेंटिव था कि बीमारी ना हो उसके लिए आयुर्वेद है। बीमारी होने के बाद नहीं है आयुर्वेद। बीमारी होने के बाद फिर हम ढूंढते हैं आयुर्वेदिक, पहले एलोपैथी में गए फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अगर आप आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या, आपका आहार विहार सब पहले से ही अगर आप सेट रखें तो बीमारी नहीं पड़ेंगे आप। अब मैंने बताया कि पानी पूरा पीना है, तो बेसिक्स हैं। क्या होता है ना, हम बेसिक्स से दूर हो गए इसलिए हम बीमार हैं आज। पानी पूरा नहीं पियेंगे, जिन फूड से दिक्कत हो रही है वो फूड खाएंगे, टाइम पे नहीं सोएंगे, ठीक है। तो बेसिक्स, अब आयुर्वेद क्या बोलता है, पहले बेसिक्स। मैं उन पेशेंट्स को ट्रीट ही नहीं करता एक्चुअली में जो सिर्फ दवाई लेने आते हैं मेरे से। मेरा प्रिस्क्रिप्शन जो होता है ना 8 से 9 पेजों का प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसमें मेडिसिन का पोर्शन सिर्फ आधे पेज का है। बाकी पेजों में क्या होगा आप सोचिए, पूरा आहार विहार, दिनचर्या, डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप समझ रहे हैं। 5-6 योगा पोजेज होते हैं, फिर प्राणायाम होते हैं, बेसिकली पूरी दिनचर्या होती है उसके अंदर। तो उनका बॉडी टाइप एनालिसिस के, आपका बॉडी क्यों ऐसा है, ये सब चीजें। तो बेसिक से हम दूर हैं इसलिए। तो मॉडर्न इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हुआ, आज आयुर्वेद में वही वाला सिस्टम आ गया ना, दवाइयों वाला। वो आपने पहले क्या होता था, इंसान के हिसाब से दवाई को कस्टमाइज करके दिया जाता था आयुर्वेद के अंदर। आयुर्वेदा सब, एक दवाई आपके लिए काम करेगी, जरूरी नहीं है वो उनके लिए भी काम करे सेम प्रॉब्लम के लिए। आपको भी बुखार है, आपको भी बुखार है, बट आयुर्वेदा इनके लिए अलग दवाई देगा, आपके लिए अलग दवाई देगा। बट आजकल क्या है, वही ओटीसी टाइप, आपने बॉटल में पिल्स को डाल दिया और कर दिया और सबके लिए सब कुछ है ना। तो हर इंसान वही दवाई ले रहा है बुखार के लिए, गिलोय घनवटी सब ले रहे हैं। राइट। अब पेट की वजह से अगर आपको बुखार है तो फिर उसमें कुटच घनवटी दी जाती है, नहीं फिर भी गिलोय घनवटी ले लेंगे। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन मॉडर्न इन्फ्लुएंस है ना, कि पैकेज करके आपको सिर्फ मेडिसिन को सेल करना है। राइट। बट प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा को की अवेयरनेस जो है, जो पहले गुरुकुल्स में दी जाती थी, वो मिस हो गई है बेसिकली। ना कोई वो पढ़ाता है। और मेरा मिशन तो यही है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा को प्रमोट करना, ताकि लोग बीमारी ना पड़े। राइट। जैसे मैंने बताया, ये जो कुंभक है ना, इस कुंभक में इतनी पावर है क्योंकि ये सेल लेवल पे आपको हील कर रहा है। ये आपको किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर भी लाभ दे सकता है बेसिकली, जो हमने देखा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। इस कुंभक को कोई नियम से अगर करे, 36 होल्ड तक चला जाए, 12 into 12 के सेट, 144 सांसें अगर कोई कर ले, तो क्रॉनिक डिजीजेस में भी हेल्प, क्रॉनिक, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, हर तरीके के डिसऑर्डर्स के अंदर ये चीज काम करती है। ये अगर आप इसको धीरे धीरे बढ़ाएं तो कुंभक को। डॉक्टर, जो लोग आयुर्वेदा को बहुत कैजुअली लेते हैं या जो लोग आयुर्वेदा को फॉलो नहीं करें, उनके लिए आप एक क्या शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूजर्स के लिए? देखिए, मैसेज तो मेरा यही है कि आयुर्वेदा कोई मेडिसिन नहीं है, आयुर्वेदा एक जीने का तरीका है। इट इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ, राइट। इसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो, राइट। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, सही तरीके से सांस लेना, जितना पानी आपको चाहिए उतना पानी लेना, ये बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी नहीं करोगे तो आपका बीमार होना तय है। आपको बीमार होने से कोई बचा नहीं सकता है, और कोई दवाई ऐसी नहीं बनी है जो बेसिक्स को बिना फॉलो किए आपकी बीमारी को ठीक कर दे। बेसिक्स तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी बीमारी है आपको। तो आज से ही ये चेंज अपने दिनचर्या के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर आप लेके आइए, और फिर आप मिरेकल देखिए कि कैसे बिना दवाइयों के ही आपके सिम्टम्स के अंदर आपको रिलीफ आने लगता है। धन्यवाद। थैंक यू। आई होप हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ब्रेन फॉग से रिलेटेड जो भी ज़रूरी सवाल हो सकते थे वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर कोई सवाल आपका जो हम ना पूछ पाए हों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। नमस्कार।